नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 6 के संस्कृत की नई बुक दीपकम का चैप्टर 1 प्रथमः पाठः वयम वर्णमालां पठामः। वयम का मतलब हम सब, वर्णमालां वर्णमाला को पठामः पढ़ते हैं। तो आइए हम सब वर्णमाला को पढ़ते हैं। वर्णाः द्विविधाः भवन्ति। वर्ण दो तरह के होते हैं। वर्णाः यहाँ पे प्लूरल है, बहुवचन है। बहुत सारे वर्णों की बात हो रही है और कहा गया है कि वर्ण दो तरह के होते हैं। पहला है स्वराः, दूसरा है व्यंजनानि। स्वराः व्यंजनानि च। स्वराः मतलब बहुत सारे स्वर। स्वर भी यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है। स्वर का प्लूरल फॉर्म है स्वराः। उसी तरह व्यंजन का प्लूरल फॉर्म है व्यंजनानि, मतलब बहुत सारे स्वर और बहुत सारे व्यंजन। तो इस पूरी पंक्ति का अर्थ हुआ कि वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। आइए पहले स्वरों के बारे में पढ़ते हैं। स्वराः स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वराः द्विविधाः सन्ति। स्वर दो प्रकार के होते हैं। समानाक्षराणि संध्याक्षराणि च। समानाक्षर और संध्याक्षर यहाँ भी बहुवचन में लिखा गया है, क्योंकि जो समान अक्षर हैं वो एक से ज्यादा हैं और संध्या अक्षर जो हैं वो भी एक से ज्यादा हैं। यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में समानाक्षराणि संध्याक्षराणि, मतलब बहुत सारे समान अक्षर और बहुत सारे संध्याक्षर। फिर से समझते हैं इसे। स्वराः द्विविधा सन्ति। स्वर दो प्रकार के हैं। पहला समान अक्षर, दूसरा संध्याक्षर। अब ये समान अक्षर और संध्याक्षर होते क्या हैं? समान अक्षर वे शब्द हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जो वर्णमाला में शुरू में दिए गए होते हैं। और संध्याक्षर का अर्थ क्या है? ये संयुक्त स्वर है। दो या दो से अधिक समान अक्षर को मिला के संध्याक्षर बनता है। इसी के बारे में नीचे दिया है। पहला है समानाक्षराणि। वर्णमालायाम आद्यो ये सामान्याः स्वराः सन्ति। वर्णमाला के प्रारंभ में, शुरू में जो सामान्य स्वर हैं वे, ते मतलब वे, समानाक्षर स्वर कहलाते हैं। समानाक्षर स्वर होते हैं और इनके उच्चारण में किसी से मदद नहीं लेनी पड़ती। ये इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण होता है। ये समानाक्षर स्वर दो तरह के होते हैं। पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ। ह्रस्व में समानाक्षर स्वर में पहला है अ, ई, उ, री, लृ। और अ का दीर्घ है आ, ई का दीर्घ है ई, उ का दीर्घ है उ, री का दीर्घ है री, लृ का कोई दीर्घ नहीं होता। दीर्घ का क्या मतलब है? दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ज्यादा जोर लगता है, जैसे कि अ का आ हो जाता है। अ पे यहाँ पे ज्यादा जोर है तब वो आ बना है। उसी तरह ई और दीर्घ ई में अंतर यही है कि ई का उच्चारण सिंपली कर देते हैं और ई के उच्चारण में जोर लगता है। ई और ई, उ और ऊ, री और री, री और री का कोई दीर्घ नहीं होता। ये स्टार देके यहाँ पे नीचे इन्होंने बता रखा है। री वर्णस्य दीर्घाः न सन्ति। री वर्ण का कोई दीर्घ नहीं होता। तो ये ह्रस्व और दीर्घ आप समझ गए। अब संध्या अक्षर को पढ़ते हैं। संध्या अक्षर वर्ण वे वर्ण जिन्हें दो वर्णों के संयुक्त होने से बनाया गया है, जो दो वर्णों के संयुक्त होने पर बने हैं। द्वयोः निश्चित स्वरयोः संधि द्वारा ये नवीनाः स्वरवर्णाः जायन्ते ते संध्याक्षर स्वराः भवन्ति। द्वयोः मतलब दो, निश्चित स्वरयोः निश्चित स्वरों के, संधि से मिलने से, जोड़ से, ये नवीना जो नए स्वर वर्ण जायन्ते जन्म लेते हैं, ते संध्याक्षर स्वराः भवन्ति वे संध्याक्षर स्वर होते हैं। दो निश्चित स्वरों के संधि से जो नए स्वर वर्ण बनते हैं उन्हें संध्याक्षर स्वर वर्ण कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपने समझा। और इन संध्याक्षर स्वरों का जो एग्जाम्पल है वो यहाँ है। पहला है ए, ओ,
औ। और आप देखिए इन्हें दीर्घ की कैटेगरी में रखा गया है, दीर्घ की श्रेणी में रखा गया है। और यहाँ पे डबल स्टार है, डबल स्टार देके ये बताया गया है कि संध्या अक्षराणाम ह्रस्वाः न सन्ति। संध्या अक्षर के लिए कोई ह्रस्व नहीं होता, केवल ये दीर्घ होते हैं। मतलब ये बड़ी ई बड़ी ऊ वाले कैटेगरी में हैं और इनके उच्चारण में ज़्यादा जोर लगता है। चूंकि हमने संध्याक्षर स्वरों के बारे में जाना है कि ये दो स्वरों के मिलने से बनते हैं, तो आइए जानते हैं कि यहाँ जो संध्याक्षर स्वर दे रखे हैं वो किन दो स्वरों से मिलकर बने हैं। तो पहला है ए। तो ए जो बना है वो अ और ई को मिलाकर बना है। ये दो समानाक्षर स्वर हैं। दो समानाक्षर स्वर अ और ई मिले तब ए बना, इसीलिए ये एक संध्याक्षर स्वर है। अगर हम उसी तरह अ और ऊ को देखें तो अ और ऊ दोनों ही समानाक्षर स्वर हैं और इन दोनों के मिलने से जो ओ बना वो संध्याक्षर स्वर है। अ और ऊ मिलकर ओ बनता है, अ और ई मिलकर ए बनता है। उसी तरह अ और ए मिलकर ए बनता है। और यहाँ स्टोरी ये है कि अ एक समानाक्षर स्वर था, ए एक संध्याक्षर स्वर है और अ और ए को मिलकर ए बना है। उसी तरह अ और ओ को मिलकर औ बना है। तो मुझे उम्मीद है आपने समानाक्षर स्वर और संध्याक्षर स्वर को समझ लिया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा अनुनासिक स्वराः। अनुनासिक स्वर ये क्या होते हैं? मुखेन सह नासिकाया अपि उच्चारिताः स्वराः अनुनासिक स्वराः भवन्ति। मुखेन सह मुख के साथ, मुंह के साथ, नासिकया अपि नाक से भी उच्चारिताः स्वराः उच्चारित स्वर अनुनासिक स्वराः भवन्ति अनुनासिक स्वर होते हैं। मुख के साथ, मुंह के साथ जिन शब्दों का उच्चारण नाक से भी होता है वे अनुनासिक स्वर होते हैं। इनका एग्जाम्पल है अंग, आंग, इंग, ईंग, ऊंग, ऊंग, रिंग, रींग, लृंग, एंग, एंग, ओंग, औंग। इन सभी स्वरों के उच्चारण में मुंह के साथ साथ नाक से भी आवाज आती है, इसलिए इन्हें हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। तो स्वरों की कहानी यहाँ खत्म होती है। आइए अब व्यंजन के बारे में देखते हैं। व्यंजनानाम उच्चारणे कश्चित् स्वरस्य सहायतया अपेक्षा अवश्यम भवति। व्यंजनानाम मतलब व्यंजनों के उच्चारण में कश्चित् स्वरस्य किसी न किसी स्वर की सहायतया सहायता अपेक्षा अवश्यम भवति। व्यंजनों के उच्चारण में किसी न किसी स्वर के सहायता की अवश्य ही अपेक्षा होती है। मतलब व्यंजनों के उच्चारण में दूसरे किसी अन्य स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में किसी न किसी दूसरे स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अतः वर्णमालायां व्यंजनानां उच्चारणार्थम सर्वत्र अ स्वरस्य योजनम भवति। अतः मतलब इसलिए वर्णमाला में व्यंजनों के उच्चारण के लिए उच्चारण प्लस अर्थम, उच्चारणार्थम, उच्चारण के प्रयोजन से, उच्चारण के अर्थ से, उच्चारण के लिए सर्वत्र हर जगह अ स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अ स्वर का योजन होता है, योग होता है, प्लस होता है। मोस्टली ज्यादातर केसेस में जो व्यंजन वर्ण है वहां पे अ जो स्वर है वो जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए नीचे देखिए, क जो स्वर है वो ओरिजिनल फॉर्म में क के नीचे एक हलंत है, ये ओरिजिनल क है। लेकिन जिस क का उच्चारण होता है वो क प्लस अ मिलकर क बनता है। ये हमारा पूरा क हुआ। आप नोटिस भी करेंगे जब हम क बोलते हैं तो पहला जो क का के है वो शुरू में आता है, लेकिन जब हम क को खत्म करते हैं तो अंत में एक अ आता है, अ का साउंड आता है। जब मैं क कहता हूँ तो क जब एंड हो रहा है तो एक अ का साउंड आ रहा है, अ की ध्वनि आ रही है। तो इसीलिए जो क है वो क और अ को मिलकर बना है।
अब क को मैं बिना अ के प्रोनाउंस नहीं कर सकता, लेकिन ये जो हलंत वाला क है इसमें अ की कोई मात्रा नहीं है, और इस हलंत वाले क में जब ये अ मिल गया तो ये पूरा क बना। उसी तरह अगर ख को देखें तो ख प्लस अ मिलकर पूरा ख बनता है। ये ख हलंत है, मतलब ये वैसा ख है जिसमें कोई अ जुड़ा नहीं हुआ था, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे इस हलंत वाले ख का मैं उच्चारण नहीं कर सकता, बिकॉज ख के उच्चारण के लिए हमें इस अ स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो इसे या तो हम ख हलंत पढ़ें या फिर ख का इसे हम ओरिजिनल रूप कहें। तो ये ख जो व्यंजन है वो अ से मिलकर पूरा ख बनता है। उसी तरह ग प्लस अ मिलकर पूरा ग बनता है। उसी तरह घ हलंत प्लस अ मिलकर घ बनता है। अत्र व्यंजनम केवलम क हलंत ख हलंत ग हलंत घ हलंत इत्येव अस्ति। यहाँ जो व्यंजन है वो केवल ये वाले हैं, क ख ग घ, जिनमें हलंत लगा हुआ है। ये बिना किसी स्वर से जुड़े हुए फॉर्म में है, लेकिन इनका उच्चारण इस तरह संभव नहीं है, इसीलिए हमें इनके उच्चारण के लिए किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, और मोस्टली अ की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क प्लस अ मिलकर क बन गया था, ख प्लस अ मिलकर ख बन गया था, और उसी तरह ग और घ। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। आइए आगे देखें। अत्र अ स्वरः केवलम उच्चारणार्थम योजितः अस्ति। यहाँ जो अ स्वर है वो केवल उच्चारणार्थम, उच्चारण प्लस अर्थम, उच्चारण के लिए, उच्चारण के अर्थ से, उच्चारण के कारण योजित है, जुड़ा हुआ है। तो यहाँ जो अ है वो हमें केवल उच्चारण में हेल्प करने के लिए जुड़ा हुआ है। व्यंजनानाम चत्वारः भेदा सन्ति। व्यंजनों के 4 भेद हैं, व्यंजनों के 4 प्रकार हैं, 4 वर्ग हैं। पहला है स्पर्शाः वर्गयाः वर्णाः। स्पर्श वर्ग के वर्ण, वर्ग मतलब कैटेगरी, वर्ग मतलब उनकी श्रेणी, उनका प्रकार। तो स्पर्श वर्णों को यहाँ 5 प्रकारों में, 5 वर्गों में बांटा गया है। आइए संस्कृत में इसकी मीनिंग समझते हैं। स्पर्शाः वर्गयाः व्यंजन वर्णाः स्वकीय उच्चारण स्थानानुसारेण 5 वर्गेषु विभक्ताः भवन्ति। व्यंजन वर्णों का विभाजन वे किस स्थान से उच्चारण होते हैं उनके आधार पर उनका 5 भागों में इस तरह से विभाजन किया गया है, बांटा गया है। ये वे व्यंजन हैं जिन्हें बोलते समय जीभ और मुख का कोई अन्य भाग जैसे तालु, दांत, होठ आपस में स्पर्श करते हैं, टच करते हैं और एक साउंड बनाते हैं, एक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इसी कारण इन्हें 5 अलग अलग भागों में बांटा गया है, क्योंकि ये 5 अलग अलग मुंह के स्थानों से साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। आइए अब आगे देखें। अंतःस्थाः वर्णाः। अब अंतस्थ वर्णों के बारे में जानेंगे। ये हैं य, र, ल, व। अंतःस्थाः वर्णाः बहुत्र स्वर वर्णानां स्थाने जायन्ते। अंतस्थ वर्ण बहुत सारे स्वर वर्णों के स्थान पे जाते हैं। ये स्वर और व्यंजन के बीच के वर्ण हैं। अतः एते अर्ध स्वराः इत्यपि उच्यन्ते। इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं, इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। नीचे उदाहरण के लिए दिया है ई प्लस अ मिलकर य बना, और ये य हलंत वाला य है, और इसमें जब अ मिलेगा तो ये पूरा य बनेगा। री प्लस अ मिलकर र बना, और ये र हलंत वाला र है, अगर इसमें अ मिलेगा तब जाके ये पूरा र बनेगा। सिमिलर केस है ल के साथ। री प्लस अ मिलकर ल बना, और ल हलंत में जब अ मिलेगा तो ये पूरा ल बनेगा। उसी तरह उ प्लस अ मिलकर व बना, और ये व हलंत वाला व है, उसमें जब अ मिलेगा तो ये पूरा व बनेगा। अब जब शब्दों में इनका समागम होता है, जब शब्दों में ये एक शब्द दूसरे शब्दों से मिलते हैं और इन वर्णों का जब युग्म होता है, ये वर्ण जब जुड़ते हैं आपस में, तो ये कैसे दिखाई देते हैं वो समझिए। यदि प्लस अपि, यद्यपि,
यहाँ पे ई प्लस अ मिलकर य बन रहा है। ये वो एग्जाम्पल रहा आपके लिए। वहीं पे पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा, यहाँ पे री प्लस अ मिलके ये र बन रहा है। त्री का र ऑलरेडी था और ये त्रा है, एक और र आया है यहाँ पे, तो ये री प्लस अ मिलकर एक और र बना है, वो त्री से त्रा हो गया है, पित्राज्ञा। उसी तरह री प्लस आकृति, लाकृति, ये री प्लस अ मिलके लौ बना है। उसी तरह सु प्लस आगतम, स्वागतम, उ प्लस अ मिलके यहाँ पे व बन गया है। तो शब्दों में ये ऐसे आता है। बहुत से स्वर वर्णों के मिलने से ये एक व्यंजन बन जाता है, इसीलिए इन्हें हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। आइए अब तीसरा देखें। तीसरा है ऊष्म वर्णाः। ये हैं श, श, स, ह, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। ऊष्मानां व्यंजन वर्णानां उच्चारण समये मुखात् उष्ण वायुः निस्सरति। ऊष्म वर्णों के उच्चारण के समय मुख से, मुंह से गर्म हवा बाहर निकलती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म वर्ण कहते हैं। ऊष्म मतलब गर्म। तो वैसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय मुंह से गर्म हवा बाहर निकलती है वे ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। चौथा है अयोगवाहौ वर्णौ। अयोगवाह वर्ण ये अंग और अह होते हैं। अयोगवाह विशिष्टः व्यंजन वर्णः अस्ति। अयोगवाह विशिष्ट रूप के, विशेष रूप के, स्पेशल व्यंजन वर्ण हैं। अत्र उच्चारणार्थम अस्वरस्य संयोजनम पूर्वम भवति न तु पश्चातम। इन स्पेशल व्यंजन वर्णों के उच्चारण के लिए अस्वर को पहले जोड़ा जाता है, बाद में नहीं जोड़ा जाता। जिस तरह हमने व्यंजन वर्णों के बारे में देखा कि क के उच्चारण के लिए क हलंत में जब अ मिला था तो पूरा क बना था। यहाँ पे जो ये अ वर्ण है ये बाद में आया था, लेकिन अगर हम अयोगवाह वर्णों की बात करें जो कि अ और अंग है, तो इन्हें बनाने के लिए ये जो अ वर्ण है वो पहले आता है और इसके बाद एक अनुस्वार आता है, तो अ प्लस ये अनुस्वार मिलेगा तब अंग बनेगा, और उसी तरह अ प्लस ये जो विसर्ग है वो मिलेगा तो अह बनेगा। अत्र द्वौ अयोगवाहौ स्तः। ये दो अयोगवाह वर्ण हैं। अत्रापि अनुस्वारः केवलम, ये बिंदु, ये अनुस्वार, यहाँ पे अनुस्वार जो है वो केवल ये बिंदु है, तथा विसर्गः केवलम, ये दो वाला बिंदु जो साइड में आता है अह के। इत्येव असति, ये अनुस्वार है, ये विसर्ग है। अनुस्वार वर्णों के ऊपर आता है, विसर्ग वर्णों के बाद में आता है, और इन दोनों के मिलने से दो ही वर्ण बनते हैं, एक है अंग, दूसरा है अह। ये दो अयोगवाह कहे जाते हैं। एवमेव, इसके अलावे अत्रापि, यहाँ भी पूर्वम योजितम, जो आगे जोड़ा गया है अ, ये स्वर केवल उच्चारण के लिए है, इसीलिए इसे स्पेशल टाइप का व्यंजन वर्ण कहा गया है, क्योंकि इनके उच्चारण में भी हमें किसी दूसरे स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है। आइए अब आगे देखें। व्यंजनैः सह सर्वेषाम् अपि स्वराणां योजनं भवति। व्यंजनों में हमेशा स्वर को मिलाकर लिखा जाता है। व्यंजनों में हमेशा स्वरों का संयोजन होता है। स्वर जुड़े होते हैं हमेशा व्यंजनों के साथ। अगर ऐसा ना हो तो हम उनका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। व्यंजनैः सह स्वराणां योजनेन गुणिताक्षराणि भवन्ति। व्यंजनों में स्वरों को जोड़ने के बाद जो वर्ण बनते हैं उन्हें गुणित अक्षर कहते हैं। गुणित अक्षर उन अक्षरों को कहते हैं जो किसी व्यंजन में स्वर या मात्रा मिलाकर बनते हैं। जैसे कि यहाँ कुछ स्वर दे रखे हैं और उनकी जो मात्रा है, मात्रा मतलब उनका रिप्रेजेंटेशनल फॉर्म कहिए इसे,
जैसे अगर मुझे केवल अ अटैच करना है किसी व्यंजन वर्ण में तो मैं ये हलंत से रिप्रेजेंट होता है। उसी तरह आ है, ई है, ऊ है और बड़ी यू है। इनकी ये मात्रा है, इनका ये बस रिप्रेजेंटेशन है, बस फॉर्म है एक जो दूसरे व्यंजन वर्णों के साथ मिलकर उन्हें पूरा बनाता है, उन्हें उच्चारण होने के लायक बनाता है। जैसे क हलंत जो ओरिजिनल व्यंजन वर्ण था उसके उच्चारण के लिए हमने ये वाला ऐड किया, ये दोनों ऐड होकर गायब हो गए और क प्लस अ मिलके ये पूरा क बना। और उसी तरह बाकी में ये जो जोड़ है आपको दिखाई भी देगा क के अलावे। अगर हम का की बात करें तो ये क में ये चला गया और ये पूरा आ आकर यहाँ बैठ गया। उसी तरह क में ई लगा तो की बना और क में दीर्घ ई लगा तो ये की बना। दोनों में अंतर यही है कि ह्रस्व के उच्चारण में हम कमजोर लगाते हैं, उसे की कह देते हैं, और की जो दीर्घ ई है उसे की कहेंगे। उसी तरह कू है और कू है, ह्रस्व ऊ के साथ कू, दीर्घ ऊ के साथ कू। सिमिलर केस ख के साथ भी है, ख खा, खी खू खू, ग गा गी गू गू, घ घा घी गू घू, ग गा गी गू गू। और चौ के साथ भी चौ चा ची चू चू, छ छा छी छू छू, ज जा जी जू जू, झ झा झी झू झू, यो या ये यो। ये जो यहाँ भर रखा है हमने ये आप पूरा कीजिए अपने बुक में पेंसिल से में भी। वदामः लिखामः च, बोलिए और लिखिए। ये री री ए ओ ओ इनकी मात्राएं दे रखी है, इनका रिप्रेजेंटेशनल फॉर्म दे रखा है, इनका जो लगाने वाला रूप है वो दे रखा है। जो व्यंजनों के साथ आप अटैच करेंगे तो जो व्यंजन वर्ण बनेंगे वो कैसे बनेंगे, एक एग्जाम्पल है आपके लिए। क्री का जो क व्यंजन था हलंत के साथ, इसमें जब ये री लग गया तो हलंत गायब हो गया और ये री आकर बैठ गया यहाँ पे। तो क्री कड़ी कलरी, के कै को, खरी खड़ी खलरी, खे खे खो खो, गड़ी गड़ी गलरी, गे गै गो गो, घरी घड़ी घलरी, घे घै गो घो, ड़ी गाड़ी गलरी, गे गै वो गो, चरी चुड़ी चलरी, चे चै चो चौ, छरी छुड़ी छलरी, छे छै छो छो, जरी जुड़ी जलरी, जे जय जो जो, झरी झुड़ी झलरी, झे झय जो जो, यंगड़ी यड़ी यलड़ी, ये यो यो। उसी तरह ट का है, ट ठा टी टू टू, ठ ठा ठी ठू ठू, ड डा डी डू डू, ढ ढा ढी डू डू, ड़ ड़ा डी डू डू, त ता ती तू तू, थ था थी थू थू, द दा दी दू दू, ध धा धी धू धू, न ना नी नू, प पा पी पू पू, फ फा फी फू फू, ब बा बी बू, भ भा भी भू, म मा मी मू। और सिमिलरली ट्री टलरी टे टै टो टो, ट्री ठलरी ठे ठै ठो ठो, ड्री डलरी डे डै डो डो, ड्री डलरी ढे ढै डो डो, णी अलरी णे ढै डो डो, त्री तलरी ते तै तो तो, थ्री थ्रली ते थै तो तो, द्री दलरी दे दै दो दो, द्री धड़ी दलरी दे धै दो धो, नृ नड़ी नलरी ने नै नो नो, प्री पड़ी पलरी पे पै पो पो, फ्री फड़ी फलरी फे फै फो फो, ब्री बड़ी बलरी बे बै बो बो, भ्री बड़ी भलरी भे भै बो बो, मरी मड़ी मलरी में मैं मो मो। य है य या ये यू, र रा री रू, ल ला ली लू,
ब बा बी बी बू बू, श शा शी शी शू शू, श शा शी शी शू शू, स सा सी सी सू सू, ह हा ही हू हू, ग गा इंग इंग ऊं ऊं, आ इह ई उह उह। अब ये अयोगवाह को किस तरह यूज किया है वो देखिए। क में ये जो स्वर है उसमें जो अनुस्वार जुड़ेगा तो कंग बनेगा, कंग कांग कींग कींग कूं कूं। ख स्वर में जब अह जुड़ेगा तो खह खाह खीह खीह खू खूह। यहाँ पे य में री लगा है, ये यड़ी है, यड़ी यड़ी यलरी ये यो यो, री री रलरी रे रे रो रो, लरी लरी ललरी ले लै लो लो, व्री व्री वलरी वे वै वो वो, श्री श्री शलरी शे शै शो शो, श्री श्री शलरी शे शै शो शो, श्री श्री सलरी से सै सो सो, हरी हरी हलरी हे है हो हो, रिंग 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 येंग येंग ओंग ओंग, रिह रिह लृह एह ऐह ओह औह। अभ्यासम कुरुमा, अभ्यास कीजिए लिखकर जो ऊपर दिया गया है। सेम चीज मैंने ऊपर से यहाँ नोट डाउन किया है, आपको खुद से लिखना चाहिए। रिंग रिंग लृंग एंग एंग ओंग ओंग, रिह रिह लृह एह ऐह ओह औह, री री लृ एतानि त्रीणि गुणितक्षराणि क्रमेण इत्येव प्रकारेण लिख्यन्ते। ये 3 गुणितक्षर इस तरह से लिखे जाते हैं। आइए अब आगे देखें। वयम शब्दार्थान जानीमः। आइए अब इन शब्दों के अर्थ जाने। शब्द है पित्राज्ञा, पितुः आदेशः, पिताजी का आदेश, पिता का आदेश, फादर्स ऑर्डर। मातृभाषया अर्थम लिखन्तु। आप अपनी मातृभाषा में, अपनी मदर टंग में यहाँ पे इसका अर्थ लिखें। तो मेरी मातृभाषा हिंदी थी तो मैंने हिंदी में ही अर्थ लिख दिया है, जो कि यहाँ भी दे रखा है। तो अगर आपकी मातृभाषा इससे विशेष है तो आप उस मातृभाषा में ये अर्थ लिख सकते हैं। लाकृति, लृ वर्णस्य आकृति, लृ वर्ण का रूप, शेप ऑफ लृ, लृ वर्ण का रूप। एकैकः, एक प्लस एकः, एकः एकः, प्रत्येकम, हर एक, ईच वन। अजः, छागः मतलब बकरा गोट। वधुः परिणीता, विवाहित नारी, मैरिड वुमेन। मातृणम, मातोः ऋणम, माता का ऋण, इंडेप्टनेस ऑफ मदर, माता का कर्ज, माता का ऋण। कलृप्तम, कलिप्तम माना हुआ, सपोज्ड। ऋकार, लृ वर्ण, लेटर लृ। ओम, प्रभाव, एकाक्षर ब्रह्म, नेम ऑफ ब्रह्मा। औषधम, भेषजम, औषध, मेडिसिन, औषधि। जिह्वा, रसना मतलब जीभ, टंग। नामधेयम मतलब नाम, नाम का मतलब नाम, नेम। भगिनी, स्वसा मतलब बहन, सिस्टर। भ्राता, अनुज, अग्रज। संस्कृत में 2 होते हैं, छोटे भाई को अनुज कहते हैं, बड़े भाई को अग्रज। इसका मतलब है भाई, ब्रदर। पितामही, पितुः माता मतलब दादी, पैटर्नल ग्रैंड मदर मतलब पापा की मम्मी। पितामह, पितुः पिता, दादा, पैटर्नल ग्रैंडफादर, दादाजी। मातामही, मातुः माता मतलब नानी, मैटर्नल ग्रैंड मदर। मातामह, मातुः पिता, नाना, मैटर्नल ग्रैंडफादर। सुश्री मतलब कुमारी, कुमारी का मतलब कुमारी, मिस। श्री, श्री मतलब लक्ष्मी या फिर सुंदरता, लक्ष्मी या फिर सौंदर्य, गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी या फिर ब्यूटी। उपाधि, विशिष्टता, विशेषता, टाइटल, जो हम नाम के पहले लगाते हैं। प्रथम नाम, मुख्य नाम, पहला नाम, फर्स्ट नेम। तो ये इन शब्दों की मीनिंग दी हुई थी। अभी नीचे और है। मध्य नाम, मध्यवर्ती नाम, बीच का नाम, मिडिल नेम। अत्यंत नाम, अंतिम नाम, अंतिम नाम, लास्ट नेम। कुल नाम, कुलस्य, गोत्रस्य, वंशस्य वा नाम, कुल, गोत्र या वंश का नाम, फैमिली नेम। आगे एक्सरसाइज है, ये मैंने आपके लिए कर रखा है। आइए अब हम एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करें, इससे आपको हेल्प होगी। कस्य चित्रम वदन्तु लिखन्तु च। किसकी फोटो है, बोलिए और लिखिए। ये जो पहली फोटो है गणेश जी की है, भगवान गणेश, गणेशः। ये नाग की फोटो है, नाशिका। ये कबूतर की फोटो है, कपोतः। ये मानचित्रम, ये हमारे देश का इमेज है, हमारा प्यारा भारत।
उसका मैप है, मानचित्र है। श्री राम, ये भगवान राम है। ये ढक्का, ये डमरू है। मृगः, ये हिरण है। चमसः, ये चम्मच है। वेदिका, ये वेदी है, यज्ञ की वेदी। पादः, ये पैर है। आगे देखें, चित्रम पश्यन्तु पट्टिकात् समुचितान वर्ण समूहान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पे खाली स्थान दे रखे हैं। फोटो को देख के इन खाली स्थान में कौन से वर्ण हम डालेंगे कि इस फोटो का नाम आ जाएगा। तो ये कमल का फूल है, इसे पंकजम कहते हैं। ये प प्लस अंग है, इसे पंग पढ़ेंगे, और कजम, पंकजम, पंकज मतलब कमल। और ये चांद है तो चंद्रः, और ये सूंड है तो शुंडः, ये पेड़ है तो वृक्षः, ये दांत है तो दंताः, बहुत सारे दांत हैं। और ये चोंच है तो चंचुः, और ये त्रिशूल है तो त्रिशूलम। और ये 8 हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है। इंग्लिश में जैसे हम ऐसे 8 लिखते हैं, हिंदी में इस तरह 8 लिखा जाता है, तो अष्ट मतलब 8। और ये ढक्का, ये डमरू है, इसे ढक्का कहते हैं। और शंख, ये शंख है। और ये जो शब्द यहाँ भरे गए हैं, इसका ऑप्शन यहाँ नीचे दे रखा है, इससे हमें पिक करके भरना है। नीचे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो प्रथम वर्णेन पदम वदन्तु लिखन्तु च। इस अ से बनने वाले हमें 2 शब्द बोलने और लिखने हैं। तो अ का अग्नि है या फिर अस्त्रम, आग, या फिर अस्त्र मतलब वेपन। क से कर्ण एक बनेगा मतलब कान। कवचम, कवच जो आर्मर। ये शब्द आप कुछ भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि क से आप कर्ण ही बनाएं। आपके एग्जाम्पल के लिए मैंने दे रखा है। उसी तरह च से चंद्र, चंद्रमा। चित्रम, चित्र मतलब फोटो। प से पत्र, पत्र मतलब लेटर। पदम, पद मतलब पैर हमारा। र से रवि मतलब सूर्य, रवि है ये। पत्र है ये, चंद्र है ये। इन विसर्ग पे ध्यान दीजिए, इसे अह पढ़ते हैं। चंद्र, पत्र, कर्ण। उसी तरह र से रवि है, सूर्य, या फिर र से रश्मिम भी बनता है, इसे रश्मिम पढ़ेंगे। रश्मि का अर्थ है किरण। ई से इंद्र जो हमारे देवराज इंद्र हैं। और ई से इदम भी बनता है, इदम पुष्पम मतलब यह फूल। नौ से नदी या फिर नौका, नदी और नाव। म से मणि मतलब जो मनी, डायमंड जो मनी होती है। और मर्मम, मर्म का मतलब है रहस्य। ह से हीमा, हीम का मतलब बर्फ। और हंसम जो हंस पक्षी है, जो हंस बर्ड है उसके बारे में। त से तपह मतलब तपस्या। और त से तटम भी होता है जिसका मतलब किनारा। व से वायु मतलब हवा। व से वाहनम मतलब गाड़ी, वाहन। श से शशकः मतलब खरगोश। और श से शत्रुम मतलब दुश्मन, शत्रु। अब आगे देखिए, चौथा क्वेश्चन है स्व परिवारस्य सदस्यानां पूर्ण नामानि लिखन्तु। अपने परिवार के सदस्यों का पूरा नाम लिखना है, जिसमें हम उपाधि मतलब उनके नाम के आगे क्या लगाते हैं, श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसेस जो भी लगाते हैं, तो यहाँ संस्कृत में लिखना है। तो पहला तो उपाधि आ गया जो आप लगाते हैं। दूसरा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। फर्स्ट नेम प्रथम नाम, मध्य नाम और अंत्य नाम या फिर कुल नाम। तो बहुत सारे लोगों का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही होता है, मिडिल नेम नहीं होता। लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ के लिख रखा है कि श्रीमती सरला राजेश सिंह, श्रीमान राजेश हरि सिंह, सुश्री राधा हरि सिंह, श्रीमान मोहन हरि सिंह, श्रीमती कविता हरि सिंह, श्रीमान हरि शंकर सिंह, श्रीमती रीता रमेश कुमार, श्रीमान रमेश शिव कुमार। ये बस एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। आपके फैमिली मेंबर्स के नाम आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। कक्षाया शिक्षिकानां शिक्षकाणां च पूर्ण नामानि लिखन्तु। क्लास के जो शिक्षिकाएं हैं, जो टीचर्स हैं और जो शिक्षक हैं, उनका पूरा नाम हमें लिखना है उपाधि के साथ। जिस तरह हमने फैमिली के लोगों का नाम लिखा था, उसी तरह टीचर्स के नाम भी लिखेंगे। आप अपने एक्चुअल टीचर्स जो हैं, जो आपको क्लास में पढ़ाते हैं, उनका फुल नेम लिखने की कोशिश कीजिएगा। उपाधि में है श्री आदित्य प्रकाश वर्मा। यहाँ पे सुश्री रिद्धि कपूर रॉय, सुश्री नेहा अंशुल त्रिपाठी, श्री सौरभ कुमार मिश्रा, श्री सुमन गुप्ता शर्मा, श्री अजय वर्मा शुक्ला। तो इस तरह से आप फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम टाइटल के साथ साथ, उपाधि के साथ साथ आप लिख सकते हैं। मित्राणाम
पूर्णम नामानि लिखन्तु च। आपके जो फ्रेंड्स होंगे उनके ओरिजिनल नाम यहाँ पे लिखिए। मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख रखा है राहुल दीपक चौधरी। यहाँ पे आपको टाइटल नहीं लिखना, केवल फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम लिखना है। प्रथम नाम, मध्य नाम और अंत्य नाम लिखना है। राहुल दीपक चौधरी, प्रिया अनिल देसाई, अजय सुरेश पटनायक, चित्रा लक्ष्मण त्रिवेदी, करण मोहन जोशी। तो ये कुछ एग्जाम्पल के लिए नाम हैं। आप अपने दोस्तों के नाम यहाँ पे लिखिएगा। मित्रा नाम पूर्ण नामानि लिखन्तु। अपने मित्रों के, अपने दोस्तों के पूरे नाम आप यहाँ पे लिखिएगा। आगे देखते हैं योग्यता विस्तारः। एडिशनली कुछ यहाँ पे लिख रखा है आपके लर्निंग के लिए। वर्णानाम उच्चारणम कथम भवति इति ज्ञास्यामः। वर्णों का उच्चारण कैसे होता है ये जानेंगे। कश्चिद् ध्वनेः वर्णस्य वा उच्चारणे मुखस्य मुख्या भूमिका भवतीति वयं सर्वे जानीमः। कुछ ध्वनियों के वर्णों का उच्चारण मुख से होता है, माउथ से होता है, मुंह से होता है, और इन वर्णों के उच्चारण में हमारे माउथ की, मुंह की अहम भूमिका होती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। ये हम सब जानते हैं। वयम सर्वे जानीमः। कदाचित् मुखेन सह नासिकयाः अपि उपयोगः भवतीति अनुभवामः। हमें यह भी अनुभव होता है कि मुंह के साथ साथ हम इन वर्णों के उच्चारण में नाक की सहायता भी ले रहे हैं। यथा उदाहरण के लिए जैसे कि अंग, अंग में अ मुंह का और अंग जो अनुस्वार है वो नाक से बोला जा रहा है। न, म, अंग इत्यादिषु नासिकयश् वर्णेषु। ये जो अंग है, न, म, अंग, ये जो उच्चारण है वो नाक से उच्चारण किए जाने वाले शब्द हैं। मुखम च नासिका च उभौ अपि आस्ये भवतः। मुंह और नाक दोनों ही सर में, हमारे हेड में स्थित हैं। जो हमारा मुंह है या जो नाक है, जो माउथ और नोज दोनों हैं, वो हेड में होते हैं, हमारे सर में होते हैं। आस्यस्य अभ्यंतरे वर्णानाम उत्पत्ति कुत्र कुत्र भवति पश्यामः। हम देखेंगे कि हेड के अंदर किन किन भागों से, किन किन पार्ट्स से इन वर्णों का उच्चारण होता है, कहाँ कहाँ से इन वर्णों की उत्पत्ति होती है, ये कहाँ कहाँ से निकलते हैं। मुखे पंचसु स्थानेषु। मुंह में ये 5 स्थान हैं जहां से इन वर्णों का उच्चारण होता है। नासिकायाम एकस्मिन् स्थाने। जो नाक है हमारा वो ऐसा ही एक स्थान है। एवं प्रकारेण सामान्यतः अश्ये 6 स्थानानि। इस तरह से मुंह और नाक को मिलाकर हमारे हेड में ऐसे 6 स्थान हैं। 6 मतलब 6, जहां से इन वर्णों की उत्पत्ति होती है जब हम इनका उच्चारण करते हैं, जहां से ये निकलते हैं। कुछ वर्ण नाक से निकलते हैं जब हम बोलते हैं, तो कुछ तालु से, कुछ दंत से, कुछ जिह्वा से। अभी नीचे एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें हम समझेंगे। अश्ये वर्णानाम 6 उच्चारण स्थानानि। ये जो नीचे दे रखे हैं ये वर्णों के 6 उच्चारण स्थान हैं। पहला है कंठ। कुछ वर्ण ऐसे हैं जो कंठ से सीधे निकलते हैं, जैसे अ, ये कंठ से निकल रहा है। दूसरा है तालु। तालु हमारे मुख के इस पोर्शन को बोलते हैं। उसके बाद है मूर्धा। मूर्धा, इस स्पेस को मूर्धा कहते हैं, हमारे मुंह के इस पार्ट को। दंत, दांत से टच होके जिन वर्णों का उच्चारण होता है वे हैं त, थ, द, ध। ओष्ठ, ओठ से जिन वर्णों का उच्चारण होता है वे हैं प, फ, ब, भ। तो इस इमेज को आप देखकर समझ सकते हैं कि किन वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है। और नासिका, नाक वाले कुछ वर्णों का एग्जाम्पल यहाँ भी दे रखा था। अंग, न, म, अंग, ये सारे। कंठस्य वर्णा। कंठ के वर्ण अ, आ, या फिर अगर हम व्यंजन में देखें तो क, ख, ग, घ, अंग, और या फिर ह, अह, ये सब कंठ से उच्चारित वर्ण हैं। आगे तालव्याः वर्णाः। तालु से उच्चारण होने वाले वर्ण। अश्ये वर्णानाम 6 उच्चारण स्थानानि। ये वर्णों के 6 उच्चारण स्थान हैं। पहला है कंठ, दूसरा है तालु, कंठ यहाँ पर, तालु यहाँ पर, तीसरा मूर्धा, तालु से अगला भाग, चौथा हमारा दंत, 5वां
ओष्ठ हमारा ओठ, दंत मतलब दांत, और छठा जो है वो है नासिका मतलब नाक। आइए अब देखते हैं कौन से शब्द हैं जिनका उच्चारण कहाँ से होता है। पहला है कंठस्य वर्णाः, कंठ से उच्चारण होने वाले वर्ण पहला है, जिसमें अगर हम स्वरों को देखें तो अ और आ है जिनका उच्चारण कंठ से होता है। आगे हैं क ख ग घ अंग, ये सारे जिनका उच्चारण कंठ से होता है ये व्यंजन वर्ण है। उसी तरह ह अह या फिर जहाँ कहीं भी विसर्ग लगा हो कह खह, इनमें भी कंठ का इस्तेमाल होता है। दूसरा तालव्य वर्ण, वैसे वर्ण जो तालु से उच्चारण किए जाने वाले हैं, ई या फिर ई, च छ ज झ य श, ये तालव्य वर्ण है। इसे तालव्य श भी कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण तालु से होता है। आगे देखें हम मूर्धन्य वर्णाः, जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है। इस तरह ड़ी ड़ी ट ठ ड ढ ण या फिर ड़ श, ये सारे मूर्धा वाले वर्ण हैं जिनका उच्चारण इस पर्टिकुलर प्लेस से होता है। हमारी जिह्वा टच करती है इस प्लेस को इन वर्णों का उच्चारण करने के लिए। आगे देखें दंत्याः वर्णाः, वैसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए दांत का इस्तेमाल करना पड़ता है वे दांत वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि री त थ द ध न, हमारी जिह्वा हमारे दांत को टच करती है इन वर्णों का उच्चारण करने के लिए। एग्जाम्पल हैं री त थ द ध न ल स। आगे अगर देखेंगे पांचवा है ओष्ट्याः वर्णाः, वैसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमें होठ की सहायता लेनी पड़ती है वे ओष्ट्याः वर्णाः कहलाते हैं। होठ वाले वर्ण ओठ वाले वर्ण कहे जाते हैं। ये हैं उ प फ ब भ म। आगे है छठा नासिकयाः वर्णाः, नाक से उच्चारण किए जाने वाले वर्ण। एक है अंग। आइए आगे देखें द्विस्थानीय वर्णाम उच्चारण स्थानानि, वैसे वर्ण जो दो स्थानों से उच्चारण होता है जिनका, जैसे अ प्लस ई ए का उच्चारण करने के लिए हमें तालु और कंठ दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ए और ए ये ऐसे दो वर्ण हैं। आगे कंठोष्ठयोः, कंठ और ओष्ठ इन दोनों का इस्तेमाल करके कौन से वर्ण है जिसको हम बोलते हैं अ प्लस उ, ये ओ या फिर औ। आगे देखें स्वस्थानेन सह नासिकयाः वर्णाः, अपने स्थान प्लस नाक का यूज करके जो वर्ण बोले जाते हैं वैसे में है य तालु प्लस नासिका, ण मूर्धा प्लस नासिका, न दंत प्लस नासिका, म ओष्ठ प्लस नासिका, अंग कंठ प्लस नासिका, दंत्योष्ठयः दांत और ओष्ठ का यूज करके उच्चारण होने वाले वर्ण व दंतः प्लस ओष्ठः, दांत और ओठ को मिलकर व का उच्चारण होता है। आगे देखें सर्वेषाम एक स्थानीय वर्णानाम उच्चारण स्थानानि, एक स्थान से उच्चारण होने वाले वर्ण अगर हम एक नंबर कंठ को देखें तो अ आ क ख ग घ ह और अह। तालव्य तालु से उच्चारण होने वाले वर्ण अगर देखें तो ई च छ ज झ य श, इसे तालव्य श पढ़ते हैं। उसी तरह मूर्धन्य अगर वर्णों को देखें तो री ड़ी ट ठ ड ढ ड़ और श। दंत्य वर्ण अगर देखें तो री त थ द ध ल और स, इसे दंत्य श, इसे मूर्धन्य श और इसे तालव्य श पढ़ते हैं। इसका कारण यही है कि ये इनके उच्चारण स्थानों के नाम हैं। इनका उच्चारण दांत से होता है इसलिए दंत्य स, इनका उच्चारण मूर्धा से होता है इसलिए ये मूर्धन्य स, और इनका उच्चारण तालु से होता है इसलिए ये तालव्य स। आइए अब आगे देखें सर्वेषाम वर्णानाम उच्चारण स्थानी, सभी वर्णों के उच्चारण स्थान कंठ वाले अ आ ए ओ औ क ख ग घ ङ ह अह, तालु वाले ई ए च छ ज झ य श, मूर्धा वाले ड़ी ड़ी ट ठ ड ढ ण र और श। चौथा दंत्या दांत वाले री त थ द ध न ल व श। पांचवा होठ वाले उ ओ प फ ब भ म व। छठा नासिकया नासिका वाले नाक वाले अंग य ण न म, होठ वाले उ ओ प फ ब भ म और व। आगे देखें
परियोजना कार्यं प्रोजेक्ट वर्क चित्रेण ध्यानेन पश्यन्तु शिक्षकस्य साहाय्येन एतेषां चित्राणां वैशिष्ट्यम् अवगच्छन्तु लिखन्तु च। चित्राणि ध्यानेन पश्यन्तु, चित्र को फोटो को ध्यान से देखिए। शिक्षकस्य साहाय्येन एतेषां चित्राणां वैशिष्ट्यम् अवगच्छन्तु लिखन्तु च। शिक्षक की सहायता से इन फोटोज में क्या विशेषता है उसे समझिए और लिखिए। कुक्कुटः विरोति, मुर्गा बोल रहा है। ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ एकमात्र ह्रस्व स्वर है। ऊ एकमात्र ह्रस्व स्वर है। ऊ द्विमात्र दीर्घ स्वर है। ऊ ये त्रिमात्र है। चाशस्तु वदते मात्रां द्विमात्रां त्वेव वायसः शिखी रौति त्रिमात्रां तु नकुल सत्वार्ध मात्रकम। चाश तु बदते मात्राम, जो चाश जो नीलकंठ पक्षी है वो एक मात्रा में बोलता है, एक मात्रा में ध्वनि करता है। द्विमात्राम त्ववेव वायसः, जो काक पक्षी है वो दो मात्रा में ध्वनि करता है। शिखी रौति त्रिमात्रम, शिखी जो मोर है, जो मयूर है, वो तीन मात्राओं में ध्वनि करता है। और जो नकुल पशु है वो अर्ध मात्रा में ध्वनि करता है। शिखी रौति त्रिमात्राम तु नकुल सत्वार्ध मात्रकम। नकुल स तु अर्ध मात्रकम। नकुल तो आधे मात्रा की ध्वनि करता है। चाश जिस पक्षी का नाम लिखा गया है वो नीलकंठ पक्षी केवल एक मात्रा में ध्वनि करता है। वायसः काकः जो कौआ है वो दो मात्रा में दीर्घ ध्वनि करता है। शिखी जो मयूर है वो तीन मात्रा की ध्वनि करती है। और ये जो नकुल है ये अर्ध मात्रा की ध्वनि करती है, आधे मात्रा की ध्वनि करती है। आगे देखें। नामांत्याक्षरी क्रीड़ा, नाम के अंत अक्षर वाला खेल। शिक्षिकाः शिक्षकः छात्रान् समूहद्वयेन विभाज्य प्रथमगणस्य छात्रां छात्रः स्वनामधेयं वक्तुं। शिक्षिका और शिक्षक दोनों दो ग्रुप बनाएं, दो ग्रुप में बट जाएं। पहला जो ग्रुप है उनके छात्र अपना नाम बोलें। छात्रः छात्राः स्वनामधेयं वदति, जो छात्र और छात्रा हैं वो अपना नाम बोलती हैं। तदंतरम द्वितीय गणस्य छात्रः छात्राः उत्तिष्ठति, तब दूसरे ग्रुप के जो छात्र या छात्रा हैं वो उठते हैं, उठकर खड़े होते हैं। उक्तस्य नामधेयस्य अंतिमं व्यंजनवर्णं स्वीकृतस्य तेन वर्णेन आरभ्यमानं किंचिद नाम वदति। यहाँ बताया गया है कि पहले जो नाम बोला गया था उसके अंतिम व्यंजन विसर्ग वाला अक्षर को लेकर उसी अक्षर से शुरू होने वाला कोई नया नाम छात्र या फिर छात्रा बोलता है। पहले ने एक नाम बोला, उसके अंत में जो वर्ण था उससे शुरू होने वाला दूसरा नाम दूसरे ग्रुप का कोई बोलेगा। ततः अग्रे उक्तस्य नामधेयस्य अंतिमं व्यंजन वर्णम स्वीकृतस्य पुनः प्रथम गणस्य छात्र छात्राः उत्थाय तेन वर्णेन आरभ्यमाणं किंचिद अन्यद नामधेयं वदति। इसके बाद पहले ग्रुप के कोई स्टूडेंट उठकर अभी बोले गए नाम के अंत वाले व्यंजन वर्ण से शुरू होने वाला कोई नाम बोलेंगे। अनेन प्रकारेण क्रमशः क्रीड़ा प्रचलति, इस प्रकार से ये क्रीड़ा ये खेल चलता है। उच्चारण स्थानानां पाणिनीय शिक्षा सूत्राणि, उच्चारण स्थान के लिए ये पाणिनी सूत्र है। ये एक छोटा सूत्र होता है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है, इसे फॉर्मूला समझिए। अकुह विसर्जन्याः कंठयाः अ आ क ख ग ग ङ ह विसर्ग अह एतेषाम् उच्चारणं कंठे स्थाने भवति। इन शब्दों का उच्चारण कंठ स्थान से होता है। ये एक छोटे फॉर्मूले में इतना एक्सप्लेनेशन छुपा था। ये एक सूत्र है, इसे निमोनिक्स समझिए, इसे फॉर्मूला समझिए। छोटा सा श्लोक है, 2 वर्ड का राइम है, जिससे आप बता सकते हैं कि किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है। अ कुह क से लेकर ह तक, विसर्जनीयाः विसर्ग ह और अह इन सभी वर्णों का उच्चारण कंठ स्थान से होता है।
इचु यशास तालव्या ई च छ ज झ य श एतेषाम् उच्चारणं तालु स्थाने भवति। इन वर्णों के उच्चारण तालु से होते हैं। ऋटुरसा मूर्धन्याः ऋ ट ठ ड ढ ण ड़ श एतेषाम् उच्चारणं मूर्धा स्थाने भवति। इन वर्णों के उच्चारण मूर्धा से होते हैं। ऋतुलसाः दन्तयाः ऋ त थ द ध न ल श एतेषाम् उच्चारणं दंत स्थाने भवति। इन वर्णों के उच्चारण दंत दांत के स्थान से होते हैं। उपूपधमानिया ओष्ठयाः उ प फ ब भ म एतेषाम् उच्चारणम् ओष्ठ स्थाने भवति। इन वर्णों का उच्चारण ओठ से होता है। ग य णनामः स्वस्थान नासिकास्थानाः अंग य ण न म एतेषाम् उच्चारणम् उभयोः स्थानयोः स्वस्थाने सह नासिका स्थाने अपि भवति। इन वर्णों का उच्चारण खुद का जो स्थान है स्वस्थान उसके साथ साथ नाक से भी होता है। स्वस्थान प्लस नासिका नाक से होता है जो हमने पहले देखा। ए कंठ तालव्योः ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। एतयोः उच्चारणम उभयोः कंठ तालु स्थानयोः भवति। इनका उच्चारण दो जगह से होता है, कंठ और तालु से। ओ कंठोष्ठयोः ओ एतयोः उच्चारणम उभयोः कंठ ओष्ठ स्थानयोः भवति। इनका भी ओ का उच्चारण भी दो स्थानों से होता है, कंठ और ओठ। वकारो दंतोष्ठयः व जो है वो दांत और ओठ से उच्चारण होता है उसका। अस्य उच्चारणम उभयोः दंतोष्ठ दांत प्लस ओठ स्थानयोः भवति। दांत और ओठ के स्थान से होता है। अनुस्वारयामा नासिकयाः अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वो नासिका है। अनुस्वार या फिर अंग इसका जो एग्जाम्पल है एतेषाम् उच्चारणम नासिका स्थाने भवति। इनका उच्चारण नासिका से होता है। तो ये उच्चारण स्थान आपको याद करने की जरूरत है। किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, और वर्णों को किस तरह लिखना है उसका प्रैक्टिस कीजिए। एक्सरसाइज हमने ऑलरेडी देख रखा है। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपसे इस बुक के अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।